गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव और आप देख रहे हैं ला बीम्स। माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग कॉन्फिडेंसेस और उसके साथ में ट्रेस पास इन दोनों वीडियो को कवर कर लिया है और आपके एक माह मैराथन भी हो चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नोटिफिकेशन में जाकर के आप वहां से टोट के विभिन्न प्रकार की चीज़ों को देख सकते हैं, उसके माह मैराथन वीडियो को, और साथ में जो हमने प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रीवियस टॉपिक पढ़ाए हैं वो भी आप वहाँ से अटेंड कर सकते हैं। तो आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का तात्पर्य क्या है और ये सब क्या होते हैं, इससे जाने से पहले मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को आज A1 के सब्सक्राइबर तक पहुँचाएँगे। और इसकी जिम्मेदारी आप सबकी है कि मेरे चैनल को A1 के सब्सक्राइबर पहुँचाइए, और बाकी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप सबको सभी चीज़ें कम समय में अलॉट करूं और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करूं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नेग्लिजेंस। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि जो नेग्लिजेंस होता है, नेग्लिजेंस का मतलब होता है सीधा सा लापरवाही। क्या होता है? लापरवाही। देखिए, आपका जो टोर्ट है बेटा ना, टोर्ट मतलब ही होता है गलती, ठीक है, अपकृत्य है, गलत काम। मतलब किसी न किसी तरीके से आप जो गलत काम करते हैं वो आपकी लापरवाही हो सकती है, या आपका इंटेंशन हो सकता है, या आपके फिजिकल मेंस या कुछ भी हो सकती है। तो लापरवाही आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं, नेग्लिजेंस। और यह नेग्लिजेंस इंपॉर्टेंट चैप्टर वाला है, इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इसमें हम नेग्लिजेंस के विभिन्न प्रकार के स्कोप, ठीक है, विभिन्न प्रकार के स्कोप और इसके स्कोप के साथ साथ कॉन्सेप्ट, थ्योरीज एंड कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस और स्पेशल स्टेटस के तहत नेग्लिजेंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे न्यूसेंस के बारे में। तो आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है नेग्लिजेंस। ये नेग्लिजेंस होता क्या है बेटा, पहले ये समझ लीजिए। नेग्लिजेंस इज नेसेसरी डिनोट्स एनी केयरलेस, मतलब जहाँ कहीं भी केयरलेसनेस है, क्या है, केयरलेसनेस है, तो वहाँ आपका ऑटोमेटिकली नेग्लिजेंस पाया जाएगा। इन लीगल सेंस यदि देखा जाए तो सिग्निफाइज करता है किसी भी फेल्यूअर्स टू एक्सरसाइज को या स्टैंडर्ड्स को, कि वह जो व्यक्ति है वह रीजनेबल मैन होता है किसी भी एक्सरसाइज के लिए, और उसे किसी भी सर्कमस्टेंस में कब, जब वह केयरलेसनेस करे। मतलब यदि कोई व्यक्ति केयरलेसनेस करता है तो इस अवस्था में वह किसी भी परिस्थिति में क्या होगा, नेग्लिजेंस होगा, लापरवाही होगी। और इसके कंडक्ट जो कंडक्ट करेगा वह क्षतिपूर्ति के लिए अलॉट की जाती है। अगला है, इसमें कुछ आपके मेजर्स आपके प्रोफेसर हुए जिन्होंने बताया कि नेग्लिजेंस इज द ब्रीच ऑफ द लीगल ड्यूटी। मतलब किसी प्रकार की यदि आप लीगल ड्यूटी को ब्रीच करते हैं तो वह एक नेग्लिजेंस है। एंड टेक केयर्स विच रिजल्ट्स इन द डैमेज अनडिजायर्स बाय द डिफेंडेंट्स टू द प्लेंटिफ। मतलब डिफेंडेंट के द्वारा प्लेंटिफ को दिया जाने वाला कोई भी क्षतिपूर्ति, डैमेजेज, वो सभी नेग्लिजेंस कहलाएगा। ऐसे ये केस है ब्लिथ वर्सेज बर्मिंघम वाटर वर्क। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें आपको एक्सरसाइज करता है कि एंडरसन एक व्यक्ति था, बी डिफाइंस नेग्लिजेंस एज अ नेग्लिजेंस इज द ओमिशंस टू डू समथिंग विच अ रीजनेबल मैन्स। मतलब यह किसी एक रीजनेबल मैन को ही संबोधित करता है, वुड डू और डूइंग समथिंग विच अ प्रूडिएंट और रीजनेबल मैन वुड नॉट डू। मतलब यह नहीं देखता कि वह मैन रीजनेबल है या नहीं है। यदि आप किसी प्रकार से कोई भी वर्क करते हो, रॉन्ग करते हो, या किसी प्रकार से केयरलेसनेस करते हो, तो आपका हमेशा क्या होगा, नेग्लिजेंस होगा। एक और केस है इसी में आपका लवली आयरन कोल्स वर्सेज कंपनी वर्सेज आपका था MC मुल्लान। इसमें क्या था, इसमें लॉर्ड राइट का कहना था कि जो नेग्लिजेंस होता है उसका मतलब मोर देन ऑफ हेडलेस होता है, केयरलेस होता है। मतलब ज़्यादा जब आप केयरलेस कंडक्ट करोगे तो भी आपका नेग्लिजेंस होगा। जो आपका प्रॉपरली कैन नॉट्स बी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी।
और वह कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी भी होगा एंड ब्रीच ऑफ डैमेजेज भी होगा, ब्रीच एंड डैमेजेज भी होगा। और इसके तहत आपको नेग्लिजेंस वार्निंग किया जाएगा ड्यूटी वाइज वार्निंग कि आपकी गलती थी। अगला है एसेंशियल्स ऑफ नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस के क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं, मतलब किन कारणवश नेग्लिजेंस माना जाता है, वह आपको नीचे दिए गए हैं कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स। पहला है ड्यूटी टू टेक केयर, मतलब आप यदि कोई भी वर्क करते हो तो उसमें सबसे पहला आपका क्या होता है, टेक केयर। मतलब जहाँ कभी आपका टेक केयर नहीं करोगे तो वो क्या होगा, केयरलेस ही होगा, और केयरलेस करते ही आप तुरंत ही नेग्लिजेंस कर जाओगे। इसमें क्या होता है ड्यूटी टू टेक केयर में, वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ लाइबिलिटीज फॉर नेग्लिजेंस इज दैट द डिफेंडेंट्स वॉन्ट लीगल्स ड्यूटीज टूवर्ड्स द प्लेंटिफ। मतलब प्लेंटिफ को लेकर के उसके सामने एक लाइबिलिटी बनती है नेग्लिजेंस को छोड़ करके उसे उसकी लीगल ड्यूटी कि प्लेंटिफ के टुवर्ड वो लीगल ड्यूटी करे। एंड इसी से संबंधित एक केस है जिसमें आपका ग्रांट वर्सेज ऑस्ट्रेलियंस क्रिटिक मिल्स था। इसमें क्या था, इसमें प्लेंटिफ ने परचेज किया 2 सेट ऑफ वुलन अंडरवियर्स, मतलब अंडरवियर्स 2 सेट ऑफ वुलेंस उसने परचेज किया फ्रॉम द रिटेलर से एंड कॉन्टेक्ट्स स्किन डिजीज बाय वियरिंग्स अंडरवियर्स, मतलब अंडरवियर पहनने के बाद उससे कॉन्टेक्टेड हुआ स्किन डिजीज की, मतलब चर्म रोग। एंड द वुलेंस अंडरवियर्स कॉन्टेंट्स एट द एक्सेस ऑफ सल्फेट्स विच द मैन्युफैक्चरर्स नेग्लिजेंटली फेल्ड, मतलब नेग्लिजेंटली तरीके से वह मैन्युफैक्चर किया था किसी भी सल्फेट्स को, ठीक है, कॉन्टेंट्स में आ गया वो अंडरवियर्स। और इसके तहत क्या हुआ, फेल्स टू रिमूव वाइल वॉशिंग देम, और जब वो उसे वॉशिंग करने लगा तो वह उसे निकालने लगा। एंड उसी समय मैन्युफैक्चरर्स वर हेल्ड लाइबल एज दे फेल टू परफॉर्म दियर ड्यूटी टू टेक केयर। और इसके तहत उसे चर्म रोग हो गया उस व्यक्ति को, तो चर्म रोग होने के कारण वो जो कंपनी थी उसकी ड्यूटी थी कि वह टेक केयर करे अपने उस सारे रिटेलर्स को, अपने उन सारे कस्टमर्स को। और इसके तहत वह कंपनी ग्रांट हुई किसी भी डैमेजेस के लिए। अगला है कि ड्यूटी टू होम, कि हमें किसकी ड्यूटी करनी चाहिए, किसका ड्यूटी नहीं करनी चाहिए। यह क्लियर किया गया डॉनघुम मुसेज स्टीवेंसन के केस में। इसमें क्या हुआ था, इसमें आपके कैरेट किया गया एक आइडिया को कि फर्दर एक्सपेंडेड टू द स्कोप ऑफ ड्यूटी सेइंग्स दैट द ड्यूटी सो रेज्ड एक्सटेंडेड टू योर नेबर्स, मतलब ऐसे विभिन्न प्रकार की स्कोप की ड्यूटीज होती हैं जिसमें आप अपने साथ साथ अपने आसपास के नेबर्स को भी ड्यूटीज होती हैं। इसमें एक्सप्लेन किया गया कि हु इज़ माई नेबर, सबसे पहले यह देखा जाएगा कि आपका नेबर कौन है। इसमें आपका लॉर्ड एटकिन सैड, इसमें लॉर्ड एटकिन ने कहा कि आंसर मस्ट बी द पर्सन हु आर द क्लोजली एंड डायरेक्टली इफेक्टेड बाय मी एक्ट, मतलब वह व्यक्ति जो डायरेक्टली तरीके से मेरे आसपास है वह इफेक्ट होगा, ठीक है। दैट आई बॉट रीजनेबली टू हैव देम इन द कॉन्टेम्पलेशंस, मतलब इसके तहत कोई व्यक्ति अगर होता है तो इसके तहत हम ही कॉन्टेम्पलेशन होंगे। एंड एज बीइंग द अफेक्टेड व्हेन आई एम डायरेक्टिंग माई माइंड टू द एक्ट्स और द ओमिशंस विच आर कॉल्ड द क्वेश्चंस, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर इसी में छिपा है कि कौन व्यक्ति हमसे अफेक्टेड हुआ हो वही क्या कहलाएगा, वही होगा ड्यूटी ऑफ होम, किसके प्रति हमारी ड्यूटी थी। थर्ड, ड्यूटी मस्ट बी टुवर्ड द प्लेंटिफ, मतलब ड्यूटी हमेशा जो आपकी होगी वो किसके प्रति होगी, हमेशा प्लेंटिफ के प्रति होगी। इट इज़ नॉट सफिशिएंट दैट द डिफेंडेंट्स वांट अ ड्यूटी टू टेक केयर, मतलब ये जरूरी नहीं है कि किसी भी डिफेंडेंट को कि वह इसकी ड्यूटी है कि वह टेक केयर करेगा तो हमेशा टेक केयर ही करेगा। इट मस्ट आल्सो द एस्टेब्लिश दैट द डिफेंडेंट्स वांट ड्यूटीज टू टेक केयर टुवर्ड द प्लेंटिफ, मतलब उसकी डिफेंडेंट की ड्यूटी होती है कि वह सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ के प्रति आपका ड्यूटी होता है। इसमें केस है बोरेल वर्सेज यंग। इसमें क्या होता है, इसमें इसमें 2 व्यक्ति हैं, इसमें प्लेंटिफ फिश वाइफ है एंड एलाइटेड फ्रॉम द ट्रेम कार, एलाइटेड होती है ट्रेम कार से। एंड वाइल शी वाज बिग हेल्प इन द पुटिंग हर बास्केट्स, मतलब वो उसकी बास्केट को रखने में मदद करती है। उसी समय क्या होता है, ऑन हर बैक, अब उसके पीछे से मोटरसाइकिलिस्ट आफ्टर पासिंग द ट्रैम
कोलिड्स विद द मोटर कार्स, मतलब वो कोलिड्स कर जाता है उस मोटर कार से, एंड द डिस्टेंस ऑफ 15 yards ऑन द अदर साइड्स ऑफ द ट्रैम एंड डाइड इंस्टेंटली, और वो 15 यार्ड की दूरी पर गिरता है और उसी जगह मर जाता है। तो इस अवस्था में मरने के बाद क्या हुआ, द प्लेंटिव कुड सी, प्लेंटिव जो था वह देख सकता था कि द डिस्कस नॉर द एक्सीडेंट्स एज द ट्रैम वाज स्टैंडिंग बिटवीन हर, मतलब वो उसके सामने वह स्टैंडिंग हुआ और इसके बाद एंड द प्लेस ऑफ द एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट का प्लेस बना, एंड शी हैड सिंपली हियर्ड अबाउट द कॉइलिंग्स, वह आवाज़ को सुन सकता था या कॉइलिंग को सुन सकता था, एंड आफ्टर द डेड बॉडीज हैड बीन रिमूव्ड शी वेंट टू द प्लेस एंड सो saw the blood left on the roads, और वो पीछे की तरफ जाकर के देखता है कि वहाँ ढेर सारे रोड पर ब्लड गिरे हुए थे। Consequently she suffers a nervous shock and gave birth to a stillborn child of the 8th month. She sued to the representatives of the deceased motorcyclist. It was held that the deceased had no duty of care toward the plaintiffs and hence she could not claim damages. कहने का मतलब है कि इस केस में हुआ क्या था, इस केस में सीधे से कहा गया कि एक प्लेंटिफ व्यक्ति था, ठीक है, वह एक कार में बैठ करके, प्लेंटिफ जो था वह फिश वाइफ थी और इसके तहत एलाइट करता था, वह एक कार से, मतलब वो अपने कार से एलाइट हुए, उतरे, और उतरने के बाद वो अपने जो उनका बास्केट था वो पीछे था और पीछे की मोटर कार में वह पासिंग करने लगे उस चीज़ को, और उसी समय वह देखते हैं कि एक जो व्यक्ति है, मोटर कार व्यक्ति है, वह आता है और आकर के पासिंग करता है, गुजरता है कॉइल्ड करते हुए। जैसे ही कॉइल्डेड करता है, लड़ाई उसमें लड़ता है और लड़ते ही तुरंत 15 मीटर की दूरी पर जाकर गिर जाता है। और इस अवस्था में क्या हुआ कि जैसे ए है और बी है, ए आपका दारू पीकर गाड़ी चला रहा है या कुछ भी कर गाड़ी चला रहा है, बी अपना गाड़ी मस्त फर्स्ट क्लास अपने रोड पर खड़ा किया है, और इस अवस्था में ए ने आया और सीधे से टक्कर मार दी। तो इसमें टक्कर मारने के बाद जो आपका ड्यूटी है बेटा, वो देखा जाता है कि आपकी ड्यूटी क्या है। जैसे बी व्यक्ति है तो बी की भाई कोई ड्यूटी नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं, क्योंकि बी तो भाई अपना सीधे से अपने रास्ते पर था, उसमें ड्यूटी किसकी थी, ए की। अगला है फोर्थ, ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर, मतलब कुछ ऐसे ड्यूटीज होती हैं जिसको आपको टेक केयर करने की आवश्यकता होती है। इसमें सबसे पहला केस है म्यूनसिपल्स कॉरपोरेशन वर्सेस दिल्ली वर्सेस सुबह गुवाहाटी। इसमें होता क्या था बेटा, जो क्लॉक था वह टुवर्ड हर्ट ऑफ द चांदनी चौक दिल्ली कोलैप्स्ड कॉजिंग टू द डेथ ऑफ द मेंबर्स ऑफ पर्सन्स, मतलब एक व्यक्ति था, उसके मरने के कारण ही ऐसा माना जाता है। एंड द स्ट्रक्चर वॉज 8 years ओल्ड, और जो स्ट्रक्चर था वह 80 साल का पुराना था। वेयर एज इट इज़ नॉर्मल लाइफ वॉज 40 to 45 years, मतलब जबकि नॉर्मल लाइफ में लोग कितने साल जीते हैं, 40 to 45 तक। लेकिन ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो दिल्ली थी, हैविंग कंट्रोल ऑफ द स्ट्रक्चर्स फेल्ड टू टेक केयर्स एंड वाज देयर्स लाइबल्स, और इस कारणवश वो लाइबल हुई म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस। आपको यह केस थोड़ा कम समझ में आया होगा क्योंकि इसको मैंने पहले से ही बताया हुआ है। इसमें हुआ क्या था जरा फिर समझ लीजिए। एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन था, ठीक है, दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस। उसमें होता क्या है बेटा, ये एक दिल्ली के पास एक कोलैप्स लटका हुआ था। दिल्ली के पास एक घड़ी लटकी हुई थी, वो घड़ी काफ़ी पुरानी हो गई थी, लगभग वो 80 साल की हो गई थी, और सभी को पता है कि 80 साल होने का मतलब है कि एकदम ख़त्म हो गई होगी। उसकी उम्र 40 से 45 साल की थी, ठीक है। और इस अवस्था में क्या हुआ कि 80 साल की जो महिला थी, ठीक है, वह वहीं पर थी, और उसी समय 45 टाइम पर वो उसके ऊपर गिर जाती है। मतलब कोई भी सामान होता है तो उसकी एक लिमिटेड होती है ना, तो वो जो वाच थे, जो दीवार घड़ी थी, वो उसके ऊपर गिर जाती है और उसी समय उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर ब्रीच ऑफ ड्यूटी किसकी है, टेक केयर। म्यूनसिपालिटी की काम क्या है, टेक केयर करना उस पर्सन की, लेकिन वह घड़ी उसके ऊपर गिर जाता है और उसके बाद उसके औरत की मृत्यु हो जाती है। तो उस औरत की मृत्यु के कारण ही वहाँ पर आपका देखा जाता है कि ड्यूटी ऑफ टेक केयर होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को लेकर के। नेक्स्ट है आपका कॉन्सिक्वेंट डैमेजेज एंड द कॉन्सिक्वेंशियल हार्म्स ऑफ द प्लेंटिफ, मतलब किस प्रकार के आपके कॉन्सिक्वेंट डैमेज माने जाते हैं या हार्म माना जाता है, इसको इसमें हम लोग देखेंगे।
सबसे पहली चीज़ कि आपका फिजिकल हार्म होगा, यदि आप हार्म टू बॉडी करोगे तो वहाँ आपका कॉन्सिक्वेंस डैमेज होगा। एंड हार्म टू रेपुटेशंस, और आप किसी की रेपुटेशन को भी हार्म करते हो तो भी वहाँ कॉन्सिक्वेंट डैमेजेज और कॉन्सिक्वेंशियल हार्म होगा। मतलब किसी आपके रेपुटेशन, जैसे मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, एक ए है एक बी है, ये क्या करे, बी के रेपुटेशन को हार्म करे। रेपुटेशन मतलब उसके सम्मान को, जैसे जाकर गाँव में फैलाया कि बी चोर है, बी चोर है, बी चोर है, तो इस अवस्था में कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेज होते हैं और इसके तहत उसे सजा भी होगी। थर्ड, हार्म टू प्रॉपर्टी, यदि आप किसी व्यक्ति के प्रॉपर्टी को या उसके गुड्स को या इकोनॉमिकल लॉसेस को हार्म पहुँचाओगे तो वो क्या होगा, हार्म टू प्रॉपर्टी होगी। अगला, इकोनॉमिकल लॉस। इकोनॉमिकल लॉस मतलब किसी प्रकार के आप उसके इकोनॉमिक को, चाहे वो मेंटली हो चाहे इंडस्ट्रियली हो, शॉक दोगे तो वो इकोनॉमिकल लॉस कहलाता है। इसे में एक केस है, इसे आप देख सकते हैं, इससे आप एक बार अपने से रिविजन कर लीजिएगा इस केस को, ठीक है, कुछ केस में है नहीं, बस आप एक बार देख लीजिएगा। अगला है डिफेंस फॉर नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस से डिफेंस किस तरीके से करें, किस तरीके से हम बचाव करें। नेग्लिजेंस मतलब केयरलेस होने से कैसे बचें। सबसे पहली चीज़, जो आपकी कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है उसे देखना चाहिए कि आप कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के तहत किस तरीके से आप इंजरी होने से बच सकते हैं, और इसके तहत आप कौन कौन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी कॉन्साइडर्स हो किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर से रॉन्ग ना होने की, ठीक है। इसमें एक केस है आपका बटरफील्ड वर्सेज फॉरेस्टियर्स। इसमें होता क्या है, जो डिफेंडेंट था वह एक पोल अक्रॉस पब्लिक थ्रोफायर्स इन डरवेज विच ही हैड्स नो राइट्स टू डू, मतलब उसके पास एक किसी प्रकार की राइट नहीं थी, लेकिन फिर वो डरवेज करता है एक पब्लिक प्लेस पर। और इस अवस्था में द प्लेंटिफ वाज राइडिंग्स दैट वेज एट 8 o'clock, मतलब 8 बजे के समय प्लेंटिफ वहाँ से जा रहा होता है इन द इवनिंग, शाम के समय, इन अगस्त महीने में। व्हेन डस्क वाज कमिंग्स ऑन, और डस्क उसी समय आता है। एंड बट द ऑब्स्ट्रक्शंस वाज स्टिल्स विजिबल्स फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 100 yards, मतलब जो था वो डिस्टेंस हुआ सिर्फ 100 यार्ड से ही ऑब्स्ट्रक्शंस दिखाई देता था। लेकिन ही वाज राइडिंग्स वॉलेंटली कम अगेंस्ट द पोल्स, और अंत में वो उस पोल के पास आया और उससे 100 यार्ड पर उसने ध्यान नहीं दिया और उससे वह टकराया, और टकराने के कारण क्या हुआ, वहाँ से नीचे गिर गया। और जैसे नीचे गिरा तो इट वाज हेल्ड दैट द प्लेंटिफ कुड नॉट क्लेम, लेकिन प्लेंटिफ की कोई क्लेम नहीं थी डैमेजेस की, एज ही वाज आल्सो नेग्लिजेंट, क्योंकि उसने पहले से नेग्लिजेंट किया था। क्योंकि जो व्यक्ति था, ठीक है, वो जो व्यक्ति था उसने ऐसा पोल गाड़ा था कि आपको 100 मीटर दूर से ही दिखाई देगा, ठीक है। जब आपको 100 मीटर दूर से दिखाई दे रहा था तो आप यहाँ पर आकर के जब लड़ोगे और गिरोगे तो यहाँ गिरने पर उस डिफेंडेंट की क्या गलती है भाई, तो प्लेंटिफ इसलिए गिरने के कारण क्या हुआ, गिरने के कारण भी, उससे चोट लगने के कारण भी किसी प्रकार से नेग्लिजेंस नहीं मानी गई। क्योंकि भाई जब आपको 100 मीटर दूरी से दिखाई दे रहा है तो जाहिर सी बात है 100 मीटर दूरी देखने का मतलब बहुत दूर होता है, तब तक आप अपनी गाड़ी को या अपने घोड़े को, हॉर्स को आसानी से क्या कर सकते हो, रोक सकते हो। अगला है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है, लो भाई आ गए एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड पिक्चर आप लोग देख लो, समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है, कोई भी वायलेंट है, ठीक है, चाहे सच्चे डायरेक्ट हो, वायलेंट हो या सडन हो या इरिस्टेबल्स हो, एक्ट ऑफ नेचर्स होता है, ठीक है, एज कुड नॉट by any amounts of the humans foresights having the fortunes in the fortunes or if the fortunes could not by any amount of human cares and skills having been restricted, मतलब जो एक्ट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ गॉड का मतलब है कि भगवान द्वारा किया गया कृत्य। तो इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से डिटरमाइंड नहीं किया जाता या उसे नेग्लिजेंस के तहत नहीं रखा जाता। कहने का मतलब है कि जो आपका डिफेंस होगा वो नेग्लिजेंस कब होगा, जब एक्ट ऑफ गॉड हो। तो डिफेंसेस हम लोग देख रहे हैं, तो डिफेंसेस में सबसे पहले देखिए सेकंड टॉपिक एक्ट ऑफ गॉड। जैसे एक्ट भगवान के द्वारा कोई भी काम किया जाएगा तो वो भाई एक्ट ऑफ गॉड होगा और आप इससे बच सकते हो। जैसे किसी में एक केस है निकोलस वर्सेज मार्शलैंड्स। इसमें क्या होता था, इसमें क्या हुआ था, इसमें तो जो डिफेंडेंट था वो सीरीज आर्टिफिशियल लेग थी, मतलब उसने एक आर्टिफिशियल लेग बनाया एंड ऑन हिज लेग, और उसने जो लेग बनाया
वह कंस्ट्रक्टेड किया, ठीक है, कंस्ट्रक्शंस मिला था एंड मेंटेन किया, और मेंटेन करने के बाद भी वह नेग्लिजेंस हो गई, कोई नेग्लिजेंस नहीं थी, उसकी कोई कमी नहीं थी। लेकिन वह जो उसकी बांध थी, जो उसने बनाया डैम, ठीक है, वह डैम बाढ़ आने के कारण टूट गई, और इस कारण बस काफ़ी लोगों के घर बर्बाद हो गए। तो बर्बाद हो गया, इसमें आपका मेजर क्या बना, एक्ट ऑफ गॉड। कारण क्या थी, कारण यह थी क्योंकि उसने जो बांध बनाई थी, वह बांध भाई फॉर द पब्लिक सर्विस बनाई थी ना, उसने पब्लिक के लिए, जो सिंचाई के लिए थी, वाटरिंग प्लांट्स के लिए थी, उसके लिए उसने बनाया था। लेकिन वह टूटने के कारण लोगों के घर खराब हो गए, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं मानी गई और इसे एक्ट ऑफ गॉड करार दिया गया, और इस तरीके से वह डिफरेंट हो गया किसी भी नेग्लिजेंस को लेकर के। अगला है थर्ड नंबर, इनएविटेबल्स एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट होता क्या है, इसे हम डिफेंस ऑफ नेग्लिजेंस के नाम से जानते हैं, मतलब डिफेंस ऑफ नेग्लिजेंस को ही इनएविटेबल्स एक्सीडेंट कहलाता है। एन इनएविटेबल एक्सीडेंट इज दैट विच कुड नॉट पॉसिबली, मतलब ये कुछ इस प्रकार के इंसिडेंट होते हैं जो कभी संभव ना हो लेकिन प्रिवेंट करें किसी भी एक्सरसाइज ऑफ ऑर्डिनरी केयर्स को या काजन एंड स्किल्स को, इट मीन्स मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है कि एक्सीडेंट फिजिकली अनएवॉइडेबल्स हो, ठीक है। तो क्या होगा, इनएविटेबल्स एक्सीडेंट। इसमें आपके 3 केसेज हैं। 3 केसेज में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला केस ब्राउन वर्सेज कैंडल्स। इसमें क्या हुआ था, इसमें आपका जो प्लेंटिफ था और जो डिफेंडेंट थे, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स के जो डॉग थे वो फाइटिंग लड़ रहे थे, मतलब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के कुत्ते एक दूसरे से लड़ रहे थे, जबकि जो डिफेंडेंट था वॉज ट्राइंग टू सेपरेट देम, वो प्रयास कर रहा था कि दोनों को सेपरेट कर दे, मतलब डिफेंडेंट समझा क्या चाह रहा था कि उसे सेपरेट कर दे। ही एक्सीडेंटली हिट द प्लेंटिव्स इन हिज आइज, और इसी एक्सीडेंटली में वो प्लेंटिव की आइज पर वार कर दिया, एंड हु वाज स्टैंडिंग नियर बाय, जो वहीं पास में खड़ा था। द इंजरीज टू द प्लेंटिफ वाज हेल्ड टू बी द रिजल्ट ऑफ इनएविटेबल्स एक्सीडेंट्स, और यह क्या, और अंत में यह कोर्ट ने क्या माना कि यह इनएविटेबल एक्सीडेंट्स है, क्योंकि जो डिफेंडेंट था वह नॉट लाइबल था फॉर यू, मतलब वह सिर्फ फॉर किसके लिए था, फॉर द डॉग था, इसलिए उसे लाइबल नहीं किया गया। अगला है होमलेस वर्सेस माथुर। इसमें क्या था, होमलेस माथुर, इसमें आपका पेयर ऑफ हॉर्स था, ठीक है, पेयर ऑफ हॉर्स था। इसमें क्या होता है, ड्राइवन बाय द ग्रूम ऑफ द डिफेंडेंट्स, मतलब पब्लिक हाईवे पर डिफेंडेंट्स के ग्रूम के द्वारा चलाया जा रहा था। ऑन अकाउंट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ द डॉग्स, उसी समय एक कुत्तों का समूह क्या करने लगा, बार्किंग करने लगा। द हॉर्स स्टार्टेड रनिंग वेरी फास्ट, और इस कारण जो हॉर्स थे वो और तेज दौड़ने लगे। द ग्रूम मेड बेस्ट पॉसिबल एफर्ट टू कंट्रोल देम बट फेल्स, मतलब जो ग्रूम था, जो उसके लोग थे, वो बार बार प्रयास कर रहे थे कि वो घोड़े को कंट्रोल कर लें, बट वो नहीं कर पाए। एंड द हॉर्स, और जो हॉर्स था, नॉक डाउन द प्लेंटिव्स हु वाज सीरियसली इंजर्ड्स, वो प्लेंटिव को नॉक डाउन कर दिया, लात मार दिया, और उस तरीके से वह इंजर्ड हो गया सीरियसली। एंड यह माना गया कि इसमें इनएविटेबल्स एक्सीडेंट है, क्योंकि द डिफेंडेंट्स वाज नॉट लाइबल्स, डिफेंडेंट्स में लाइबल नहीं था। कहने का मतलब है कि वह भाई उसने तो किया नहीं, इसमें कोई अनदर वर्क हुआ, इस डिफेंस ऑफ नेग्लिजेंस कहा जाता है। एंड थर्ड है स्टैनली वर्सेस पॉवेल्स। इसमें क्या हुआ था, इसमें आपका प्लेंटिव जो था वो डिफेंडेंट्स हु आर मेंबर्स ऑफ द शूटिंग्स पार्टी, मतलब शूटिंग पार्टी का एक मेंबर था और पिजेंट शूटिंग करता था। वेंट फॉर पिजेंट शूटिंग के लिए वो गया। एंड द डिफेंडेंट्स फायर्स एट द फिजेंट्स, वो फिजेंट्स के ऊपर वो गोली चलाता है, बट द शॉट फ्रॉम हिज गन्स ग्लेंट्स ऑफ द ओक ट्री, लेकिन वह गलती से ओक ट्री पर लग गई, एंड इंजर्ड द प्लेंटिफ, और प्लेंटिफ इंजर्ड हो गया। लेकिन इसमें एक्सीडेंट्स जो था वो डिफेंडेंट नॉट लाइबल हुआ, ठीक है, क्योंकि उसका इंटेंशन क्या था, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना, ना कि आपको। अगला टॉपिक है आपका कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस होता क्या है, जरा से समझिए। जैसे कि एक व्यक्ति हो गया ए और ये बी, ए जाता है वो बी को मारे, लेकिन इसमें मदद कौन करे, सी, तो इसमें ये सी क्या होगा, कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस, बीच का मध्यस्थता निभाने वाला। तो देखिए क्या है, व्हेन द प्लेंटिफ बाय हिज वॉन वांट अ केयर कंट्रीब्यूट्स
to the damages caused by the negligence or wrongful conduct of the defendants। मतलब जब किसी तरीके से वह प्लेंटिफ व्यक्ति किसी भी प्रकार में कंट्रीब्यूट करे किसी डैमेज में और रॉन्गफुल तरीके से करे डिफेंडेंट को लेकर के, तो ही इज कंसिडर्ड टू बी गिल्टी ऑफ द कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। और इस तरीके से वह कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के तहत क्या माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा। इसमें आपका एक केस है रूरल ट्रांसपोर्ट रूट सर्विसेज वर्सेज बेल्जियम पीजी। इसमें क्या हुआ था, जो कंडक्टर था वह ओवर क्राउड्स बस इन्वाइटेड, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड थी बस में, पैसेंजर टू ट्रेवल्स ऑन द रूफ ऑफ द बस, यहाँ तक कि जो पैसेंजर थे वह बस के रूफ पर ही बैठ गए थे। द ड्राइवर इग्नोर्ड द फैक्ट, ड्राइवर ने इस बात को इग्नोर किया। देयर वर द पैसेंजर्स ऑन द रूफ, बहुत से लोग रूफ पर भी थे। एंड ट्राई टू ओवरटेक्स द कार, और वो प्रयास कर रहे थे किसी कार को ओवरटेक करने का। एंड एज ए रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, अ पैसेंजर वर हिट बाई अ ब्रांच ऑफ ट्रीज, और जो पैसेंजर था वह एक ब्रांच ऑफ ट्रीज के तहत हिट कर दिया गया। एंड फेल डाउन, रिसीव्ड इंजरीज एंड डाइड, और वह नीचे गिरा और गिरने के कारण उसे काफ़ी चोट पहुंची और अंत में वो मर गया। इट वॉज हेल्ड दैट, यह कहा गया कि बोथ द ड्राइवर्स एंड द कंडक्टर, और जो ड्राइवर और कंडक्टर थे वर क्या है ये, नेग्लिजेंस टुवर्ड द पैसेंजर्स, पैसेंजर को लेके वो क्या है, नेग्लिजेंस है, नेग्लिजेंस रख सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं किया और इसके तहत उन्हें सजा दी गई। एंड लास्ट में हु टुक द रिस्क ऑफ द ट्रेवलिंग्स ऑफ द रूफ ऑफ द बस, जिन्होंने बस के ऊपर बैठा करके लोगों को ले जाने का जिम्मा लिया और इस कारण से उन्हें नेग्लिजेंस माना गया। और इसी के केस में आपका एक संबंधित है जिसमें दिल्ली कोर्ट ने कहा कि जो पेडेस्ट्रियंस थे जो ट्राइज कर रहे थे क्रॉस द रोड्स ऑफ द सर्टेन्स, अचानक से रोड को क्रॉस करने में, बाय द मूविंग व्हीकल्स इज गिल्टीज ऑफ द कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, और इस तरीके से कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के तहत अलग माने गए। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि हमारे लॉ में, इंडियन पेनल कोड में किस प्रकार के नेग्लिजेंस माने जाते हैं और कौन कौन से नेग्लिजेंस है। सबसे पहला आपका है सेक्शन 284। इसमें क्या होता है, इफ़ एनी पर्सन हैज कस्टडीज ऑफ द पोजिशनियस एंड सब्सटेंस एंड द फेल्स टू द गार्ड अगेंस्ट प्रोबेबल्स डेंजरस इज पनिशेबल्स विथ 6 months एंड 100 टेका और विथ बोथ। मतलब यदि कोई व्यक्ति कस्टडी करता है किसी पोजीशन को लेकर के, तो उसके तहत उसे डेंजरस प्रिंसिपल में लिया जाएगा और उसके तहत 6 महीने की सज़ा होगी या 1000 टका का या 1000 रुपये का उसे भरपाई करनी पड़ेगी, या IPC के सेक्शन 1860 में है। और सेक्शन 285 की बात करें, इफ़ एनी एक्ट्स रेसली negligently to encourage human's life with fires and the combustions and substance is the punishable within 6 months और 100 टका। मतलब आप किसी प्रकार से यदि कोई भी ऑब्लिगेंस करेंगे तो सब के अंतर्गत आपको मिला जुला करके 6 महीने की सज़ा और 1000 रुपये जुर्माना उस समय था। 284 से लेकर के 289 तक, ठीक है, जो आपका नेग्लिजेंस इन अवर लॉज माना जाता है 1860 में। तो आज के लिए इतना ही। अगले में न्यूसेंस पढ़ेंगे हम लोग कि कौन कौन से न्यूसेंस होते हैं, किस तरीके से न्यूसेंस के अंतर्गत आपको सजा दी जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे थे CK यादव के साथ। लाभिंस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे 1 के तक अवश्य पहुँचाइए। आपके प्यारे मित्र CK यादव। आज के लिए इतना ही, टाटा।